हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा हिंदी। और आप देख रहे हैं ये इंग्लिश ग्रामर का पार्ट्स ऑफ स्पीच का चैप्टर है ये द वर्ब। तो आज हम बात करेंगे वर्ब के बारे में। तो वर्ब हमारी कितने प्रकार की होती है और कैसे कैसे हम वर्ब को सेंटेंस में यूज करते हैं, क्या उसकी पहचान होती है, तो ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसा भी आपने स्क्रीन पर देखा कि मैंने लिखा था 4 वर्ब्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वर्ब क्या होता है। तो ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उनको क्रिया कहते हैं। क्रिया यानी वर्ब कहते हैं। वे शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्रिया यानी कोई काम का करना क्रिया कहलाता है। देखिए इंग्लिश में देखें, ए वर्ब इज ए वर्ड यूज फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, ही रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा। तो ही यानी कि उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने क्या काम किया, लिखा। तो लिखा जो काम किया तो वो लिखने की क्रिया होगी, उसको हम वर्ब कहेंगे। माई ब्रदर वॉज ए प्लेयर, तो मेरा भाई एक खिलाड़ी था। तो ये वॉज ये भी एक प्रकार की वर्ब है। ही हैज़ हेल्प्ड मी, उसने मेरी सहायता की। द सन शाइन्स ब्राइटली, सूर्य तेजी से चमकता है। तो देखिए वर्ब 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ जो 4 जो ये सेंटेंस दिए हैं, इन चारों से ही आपको मैं चारों प्रकार के वर्ब को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो ध्यान से आप देखिएगा और अगर आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ग्रामर का बहुत सारा पार्ट आपको दे पाऊँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और हमने इंग्लिश स्पीकिंग का भी कोर्स चलाया हुआ है, वो भी बिल्कुल फ्री है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चैनल में जाइए, चैनल के नाम पर क्लिक कीजिए और प्लेलिस्ट में चेक करिए, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आपको मिल जाएगा स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब की। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसको हिंदी में बोला जाता है सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया का मतलब होता है ऐसी क्रिया जिसमें कोई कर्म की जरूरत पड़े। ठीक है, जो कर्म के साथ में क्रिया की जा रही हो, यानी कर्म पर जिस क्रिया का प्रभाव पड़े। जैसे कि पहला जो वाक्य है उसमें ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसे, ही रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा। यानी कि जो लिखने की क्रिया हुई वो किस पर हुई, वो लेटर पे हुई। तो लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो ये आपको पता ही होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब होती है, ये ऑब्जेक्ट होता है। ये सेंटेंस के 3 पार्ट तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मालूम होंगे ही। और नहीं भी मालूम है तो आप हमारी स्पीकिंग कोर्स का प्लेलिस्ट में जाइए, सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड्स के नाम से एक वीडियो मिलेगा आपको, उसको आप देखिए, क्लियर हो जाएगा आपको। तो यानी कि ये जो काम हुआ लिखने का, ये लेटर के ऊपर किया गया, तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया होगा यानी ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, बहुत ही ईजिली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इनट्रांजिटिव वर्ब का मतलब हो गया अकर्मक क्रिया, यानी कि वाक्य में जो शाइन्स है वो इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो वाक्य नंबर 4 में आप देखिए, द सन शाइन्स ब्राइटली, तो सूर्य जो है तेजी से चमकता है। तो जब सूर्य जो है वो तो सब्जेक्ट है, यहाँ पे चमकना एक क्रिया है। तो सूर्य खुद ही चमक रहा है, यहाँ पे चमकने का प्रभाव तो किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ नहीं रहा है ना। तो ये इनट्रांजिटिव यानी अकर्मक, बिना किसी कर्म के क्रिया हो रही है। बहुत ही सिंपल है ना, इस तरीके से। तो आई होप आपको समझ में आया। अब हम बात कर रहे हैं लिंकिंग वर्ब की। तो चौथी जो वर्ब का टाइप है वो लिंकिंग। तो वाक्य नंबर जो 2 है, देखिए माई ब्रदर वॉज ए प्लेयर, ये वाला। तो वॉज जो है लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब क्या होती है, जो वॉज है वो क्या कर रही है, वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट ए प्लेयर का प्रयोग किया गया है। तो देखिए, तो वॉज जो है वो लिंकिंग वर्ब है, वो क्या बता रही है, तो जो ब्रदर है वो सब्जेक्ट है, वो ये कह रहा है
सेंटेंस ये कह रहा है कि जो सब्जेक्ट है वो एक खिलाड़ी था, तो खिलाड़ी उसको कॉम्प्लीमेंट दिया गया, तो उसको पूरा करने के लिए हमने था का यूज़ किया, यानी कि वह जो है सब्जेक्ट को इस कॉम्प्लीमेंट के साथ लिंक करने का काम कर रहा है, तभी आपका वाक्य पूरा होगा। अगर हम कहें कि वो लड़का खिलाड़ी, तो वाक्य पूरा नहीं हो रहा है, तो है या था आपको जोड़ना ही पड़ेगा। तो आगे और भी इसके हम देखेंगे डिटेल में। चौथी जो वर्ब है वो है ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब है सहायक क्रिया, यानी ऐसी क्रिया जो वाक्य में सहायता का काम करे। तो वाक्य नंबर 3 में जो हैज का प्रयोग किया गया है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए सहायक क्रिया के रूप में हुआ है। देखिए सिंपल वे में समझते हैं, ही हैज़ हेल्प्ड मी, तो उसने वह मेरी सहायता कर चुका है, तो यानी कि जो हेल्प्ड है उसने सहायता की, सिंपल हो गया। लेकिन यहाँ पे इसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट किया, यानी कि मतलब आप समझिए, अब ये जो वर्ब लगाई हमने हैज, ये जो हो गई हमारी ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया का काम कर रही है। क्यों? क्योंकि जो सहायता की गई है वो किस समय में की गई है, उसका काल क्या है, भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्य काल है, तो उसको निश्चित करने के लिए हर एक सेंटेंस में टेंस होना चाहिए ना, तो जो क्रिया हुई वो कब हुई उसको बताने के लिए हैज का उपयोग किया गया, जिससे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया। तो इस तरीके की जो क्रिया होगी वो सहायक क्रिया कहलाएगी। आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब हम बात करेंगे वर्ब के कुछ रूल्स हैं उनके बारे में, कि कैसे हम वर्ब को यूज़ करना सीखें। तो क्या क्या रूल हैं, देखिए। पहला जो नियम कहता है वो ये है कि वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार आता है। जैसे ही लाइक एप्पल्स, तो ही जो है वो कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, नंबर यानी कि एक वचन है या बहुवचन है, तो एक वचन के साथ में वर्ब के साथ में यस या यस लगता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम बात कर रहे हैं। तो अगर आपको टेंस भी नहीं आते हैं तो ज़रूर आप प्ले लिस्ट में जा कर के टेंस को पहले सीखिए, उसके बाद आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पर आइए ताकि आपको डिटेल में क्लियर हो जाए। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी टेंस का ही पार्ट होता है, हर एक सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। तो इसके साथ में क्या होगा, ही लाइक्स एप्पल्स, तो ये पहला वाला इनकरेक्ट हो जाएगा और ये वाला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है डे लव्स मी, तो डे के साथ डे कैसा है, प्लूरल है यानी कि बहुवचन है, तो डे लव मी होगा बहुवचन के साथ, यस या यस वर्ब के साथ में नहीं लगता है। तो ये पहला नियम है, बहुत ही सिंपल नियम है। दूसरा रूल देखते हैं क्या है, जब दो या अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो वर्ब प्लूरल नंबर में आएगा। देखिए रीता एंड कुसुम, तो रीता और कुसुम क्या है, दो सब्जेक्ट हैं लेकिन दोनों एक वचन में है, लेकिन अब यहाँ पे दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ गए तो ये बहुवचन कहलाएगा। तो यहाँ पे आएगा आर सिस्टर्स, बहनें हैं। ही एंड हिज ब्रदर, वह और उसका भाई दोनों सिंगुलर हैं लेकिन एंड से जुड़ गए तो बहुवचन की वर्ब यूज होगी। तो हैव गॉन टू स्कूल, तो हैज की जगह पे हैव का यूज किया गया। तो आई होप आपको सेकेंड रूल भी क्लियर हुआ होगा, आप जरूर लिखें कहीं नोटबुक में। तीसरा रूल कहता है कि जब दो सिंगुलर नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु को बतलाए तो वर्ब सिंगुलर होगा। वो ध्यान से समझिएगा, इस दशा में आर्टिकल जो द है केवल पहले नाउन के पूर्व प्रयोग किया जाता है। अब इसमें जो आर्टिकल की बात हो गई, द, ए और एन 3 आर्टिकल होते हैं। अगर आपने आर्टिकल नहीं मालूम है तो आप हमारे चैनल में जाके आर्टिकल्स की वीडियो भी देख सकते हैं। एक ही वीडियो में मैंने कंप्लीट आर्टिकल डिटेल में दिया गया है और मैं कोशिश करूंगा कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाए उस वीडियो का। तो देखिए एग्जांपल क्या दिया, ऑनर एंड मैनेजर ऑफ द मिल इज डेट, तो यहाँ पे इज यानी एक वचन की वर्ब का यूज हुआ, यानी सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर का मतलब हो गया एक वचन। तो कैसे, द ऑनर एंड मैनेजर, तो ऑनर और जो मैनेजर हैं वो दोनों एक ही व्यक्ति हैं, यानी कि जो मिल का मालिक है वही मैनेजर की पोस्ट पे भी कार्यरत है। तो जो पहला वाला सब्जेक्ट होगा उसके पहले हम आर्टिकल द लगाएंगे, बट दूसरे वाले सब्जेक्ट के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। तो जब ऐसा कोई नाउन है वो एक ही व्यक्ति या वस्तु को बतला रहा है तो वर्ब सिंगुलर होगा। दूसरा एग्जाम्पल और समझते हैं, द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी हैज कम, यानी कि जो व्यक्ति है वो एक ही है, वो प्रेसिडेंट के पोस्ट पर भी है और सेक्रेटरी भी खुद ही है, तो इसलिए यहाँ पे हैज का ही यूज किया जाएगा, भले ही हम उसके दो पदों की बात कर रहे हैं। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, रूल नंबर 4 है, अगर दो सब्जेक्ट्स एक ही व्यक्ति या वस्तु का भाव प्रकट करते हों तो भी वर्ब सिंगुलर होगा। अब यहाँ पे भाव की बात है, देखिए
करी एंड राइस इज माई फेवरेट फूड। तो करी एंड राइस क्या है, ये पूरा खाना मिक्स होता है ना, कड़ी और चावल, तो ये एक ही मानी जाएगी वस्तु, एक ही वस्तु का भाव आ रहा है, अलग अलग नहीं है। द कार्ट एंड हॉर्स इज रेडी, कार्ट एंड हॉर्स इज रेडी का मतलब जो घोड़ा गाड़ी है, तो घोड़ा गाड़ी तो एक ही है लेकिन उसमें अलग अलग होता है, गाड़ी अलग होती है, घोड़ा अलग होता है। तो हम उसको लिख तो एंड के थ्रू हैं, यानी दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं लेकिन उसमें जो भावना है वो एक ही वस्तु की है, इसलिए वहाँ पे इज का प्रयोग होगा। तो ये आपको कॉमन सेंस के थ्रू ही समझना है कि हम कहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं। स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, जो स्लो होते हैं और स्टीडी होते हैं वो रेस को जीतते हैं। तो जीतते हैं यानी कि जीतता है, तो एक ही व्यक्ति की दोनों क्वालिटी हो गई है ना, तो वो रेस को जीतता है। तो वर्ब के साथ एस का यूज किया हमने। अब हम देखेंगे रूल नंबर 5 हमारा है, वो क्या कह रहा है। अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, ये हमने पहले भी देखा, और उन दोनों के पहले ईच या एवरी प्रयोग, अब इसमें नई चीज आ गई, तो उनके साथ वर्ब सिंगुलर ही होगा। तो पहले रूल में हमने देखा था कि जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े होंगे, सिंगुलर में होंगे, तो उनके साथ वर्ब प्लूरल होगा। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वर्ब सिंगुलर होगा। क्यों होगा? क्योंकि उन दोनों के पहले या तो ईच लिखा होगा या एवरी लिखा होगा। ठीक है, ये दोनों प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये आप प्रोनाउन की वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, लिस्ट में आपको चैनल में जाकर के आपको प्रोनाउन देखने को मिल जाएगा। एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोनाउन है और बहुत ही डिटेल में समझाया भी गया है। तो देखिए एग्जांपल, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, यानी कि प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की वॉज इन द क्लास, क्लास में था, है ना। तो प्रत्येक लगा दिया, ईच डे एंड ईच नाइट, हर एक दिन और हर एक रात। वॉज प्लीजेंट माने सुखदाई थी। तो ईच और एवरी जब भी लग जाता है तो फिर वर्ब जो होता है वो सिंगुलर में हो जाता है। अब देखते हैं रूल नंबर 6 क्या कह रहा है। 6 की बात करें तो यदि दो या अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉर और या नॉर से जुड़े होंगे तो वर्ब सिंगुलर होगा। कैसे होगा देखिए, आइदर मुन्नी और चुन्नी, या तो मुन्नी या फिर चुन्नी। आइदर और मतलब या तो, और नाइदर नॉर मतलब ना तो, या तो यह ना तो वह। हैज लॉस्ट हर पेन, तो या तो मुन्नी या चुन्नी दोनों में से कोई एक ऐसा है इसने अपना पेन खो दिया है। ठीक है, यानी कि पेन एक ही रह गया है। तो और लगा है दूसरी तरीके से, नाइदर सोहन नॉर हिज सिस्टर वॉज देयर, ना तो सोहन और ना ही उसकी सिस्टर वहाँ था, कोई भी नहीं था, है ना। तो नॉर के साथ, नाइदर नॉर आइदर के साथ आपने देखा कि वर्ब की हमने सिंगुलर वर्ब यूज किया। ऐसे ही राजेंद्र और सुरेश केवल और है, तो राजेंद्र या फिर सुरेश। हैज स्टोलन माई वॉच, ने मेरी घड़ी चुरा ली है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। वो तो छोटे छोटे रूल हैं, कोई कठिन भी नहीं है। एक दो बार रिवाइज कर लेंगे वीडियो को, नोट्स बना लेंगे तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। रूल नंबर 7 है कि जब जो दो या अधिक सब्जेक्ट आइदर और या फिर नाइदर नॉर और या नॉर से जुड़े हो तो उनका नंबर भिन्न भिन्न हो। तो रूल नंबर 6 में देखा कि वो दोनों सिंगुलर होंगे, लेकिन यहाँ पे अगर नंबर भिन्न भिन्न हो अर्थात सिंगुलर और प्लूरल में हो तो प्लूरल सब्जेक्ट जो होगा वो वर्ब के पास रखा जाएगा और वर्ब जो होगा वो भी प्लूरल के हिसाब से लिखा जाएगा। जैसे नाइदर सीता नॉर हर फ्रेंड्स, तो सीता जो सिंगुलर है लेकिन हर फ्रेंड्स यानी कि उसके मित्र, बहुत सारे मित्रों की बात हो रही है, प्लूरल है। हैव कम, तो मित्र बहुत सारे हैं तो प्लूरल वर्ब आया हैव, और ये जो है इसके पास में रखा हमने जो प्लूरल वाला नाउन है। नेक्स्ट एग्जांपल में है आइदर यू और योर फ्रेंड्स, तो यू मतलब एक व्यक्ति और योर फ्रेंड्स उसके बहुत सारे मित्र। आर गिल्टी, दोषी हैं, तो इसके साथ में ये आएगा। उसी प्रकार राम और हिज ब्रदर्स, ठीक है, राम या उसके भाई। हैव डिस्ट्रॉयड दिस बिल्डिंग, बिल्डिंग को तोड़ दिया, तो यहाँ पे भी हैव का यूज आ गया, प्लूरल वर्ब यूज हुआ। देखिए रूल नंबर 8 क्या है। जो रूल नंबर 8 है वो है कि जब भिन्न भिन्न पर्सन यानी कि फर्स्ट सेकेंड या थर्ड तीनों पर्सन के सब्जेक्ट और से या नॉर से जुड़े होंगे तो वर्ब अंतिम पर्सन के अनुसार आएगा। जैसे भिन्न भिन्न पर्सन्स के सब्जेक्ट्स को किस क्रम में लगाना चाहिए ये हम पहले बता चुके हैं आपको प्रोनाउन वाली वीडियो में
पर्सनल प्रोनाउन में ही आता है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखें, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको। यानी कि सेकंड, थर्ड और फर्स्ट पर्सन इस ये हमारा क्रम होना चाहिए। तो पहले सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। तो सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे होता है, फर्स्ट पर्सन आई होता है, मैं जो वक्त को बोलता है। तो एग्जाम्पल जैसे आइदर यू और ही इज कमिंग टू माई प्लेस, तो यू के साथ आ रहा था, लेकिन यहाँ पे यू सेकंड पर्सन है, मैंने बोला अभी ही थर्ड पर्सन है, तो ही के साथ में क्या लगता है, इज लगता है, तो ही बाद में आएगा क्योंकि ये रूल हमें फॉलो करना है। तो फिर ही के हिसाब से लास्ट वाला जो हमने पढ़ा ना, ये अंतिम पर्सन के अनुसार वर्ब आएगा। तो अंतिम पर्सन ही है जो कि सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर के हिसाब से जो है हमें वर्ब का यूज़ करना है। इसी प्रकार नाइदर ही नॉर आई, अब देखिए आई आया, फर्स्ट पर्सन लास्ट में आता है, तो आई के साथ हम एम का यूज़ करेंगे, गोइंग देयर। शी और आई, वो या मैं, आई के साथ हैव आता है, टू अटेंड द मीटिंग, है ना। ये आपने रूल नंबर 8 भी देख लिया। देखिए रूल नंबर 9 में क्या कह रहा है, देखिए आइदर, नाइदर, ईच, वन ऑफ, मैनी के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो ये सारे के सारे जो वर्ड हैं ये सिंगुलर को ही प्रेजेंट करते हैं, इसलिए इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए आइदर ऑफ टू बॉयज, यानी कि दोनों लड़के में से किसी एक की बात कर रहे हैं। हैज स्टोलन माई पेन, यानी इन्हीं दोनों में से किसी ने मेरा पेन चुराया है, तो किसी एक ने तो चुराया होगा, दोनों ने तो चुराया नहीं होगा, इसलिए आइदर का प्रयोग एक वचन के लिए हो रहा है। नाइदर ऑफ द शर्ट्स इज चीप, यानी इनमें से कोई भी शर्ट सस्ती नहीं है, तो कोई भी एक शर्ट ऐसी नहीं है सस्ती हो, तो एक ही की बात हो रही है। एवरी बॉय वॉज पनिश्ड, यानी प्रत्येक लड़के को सजा दी गई, यानी लड़के तो बहुत सारे थे लेकिन हम एक एक लड़के की बात कर रहे हैं अलग अलग। ईच ऑफ हिज सिस्टर्स इज ब्यूटीफुल, तो उसकी सभी बहनों में हर एक बहन सुंदर है, तो हर एक को हमने अलग अलग बताया। मैनी ए मैन हैज कम, है ना, तो यहाँ पे भी सिंगुलर मैनी के साथ में भी मैनी ए मैन, है ना, कई व्यक्तियों में से एक। वन ऑफ द पिक्चर्स, यानी कि बहुत सारे पिक्चर्स में से एक, इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। तो ये बस आपको ध्यान में रखना है और कोई बहुत कठिन नियम नहीं है। रूल नंबर 10 कह रहा है कि कुछ नाउन जो देखने में तो प्लूरल मालूम पड़ते हैं परंतु अर्थ में सिंगुलर होते हैं, तो सिंगुलर वर्ब आता है। जैसे बहुत ही सिंपल है, न्यूज़ है, फिजिक्स है, यानी कुछ सब्जेक्ट की बात करें, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, मैथमेटिक्स है, इन सबके आगे एस लगा हुआ है। गैलोज, इनिंग्स, जिम्नास्टिक्स, बिलियर्ड्स, तो ये देखिए दिस न्यूज़ इज़ नॉट ट्रू, तो न्यूज़ जो है अपने आप में प्लूरल लगता है लेकिन होता सिंगुलर है ना। अगर आप दिस की जगह पे डीज कर देंगे तो भी न्यूज़ रहेगा, तो आर आ जाएगा, लेकिन न्यूज़ नहीं होगा। तो एक वचन है तो फिर इज का यूज़ करेंगे, लेकिन न्यूज़ का न्यूज़ ही रहेगा। फिजिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो फिजिक्स तो बहुत सारे हो ही नहीं सकते, तो ये तो सब्जेक्ट ही एक ही है। बिलियर्ड्स इज माई फेवरेट गेम, तो ये गेम का नाम है, तो एक नाम से तो कई गेम होते नहीं हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है बस। रूल नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट दूसरे नाउन के साथ विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, बिसाइड्स, लाइक, इन एडिशन टू आदि कनेक्टिव्स के द्वारा जुड़ा होता है, तो वर्ब इनसे पहले आए हुए शब्द के अनुसार आता है। जैसे कैसे करेंगे, देखो ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, तो ही के साथ में क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और दूसरे नाउन के साथ जुड़ा हुआ दूसरा नाउन क्या है, हिज फ्रेंड्स, उसके साथ में एज वेल, यानी कि वह और उसका मित्र। ही एज वेल हिज फ्रेंड्स, दोनों की बात हो गई। हैज़ बॉट दीज मैंगोज, तो इनके साथ जो वर्ब आएगा तो वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, तो पहला सब्जेक्ट तो सिंगुलर में है तो सिंगुलर के हिसाब से आएगा यहाँ पर। उसी प्रकार नो वन बिसाइड्स योर फादर नोज हिज नेम, तो नो वन एक ही है, तो नो वन के हिसाब से नोज आएगा, सिंगुलर है। द इंस्पेक्टर टुगेदर विद टू पुलिसमैन वॉज किल्ड, तो वॉज आएगा, क्यों, क्योंकि जो इंस्पेक्टर था वो 2 पुलिसमैन के साथ मारा गया था, लेकिन यहाँ पे जो पहला वाला है वो इंस्पेक्टर है। जैसे मुन्ना विद हिज सिस्टर्स इज गोइंग आएगा, अपनी बहनों के साथ प्रदर्शनी देखने जा रहा है, सीधा गोइंग टू सी द एग्जीबिशन। हरी लाइक हिज ब्रदर इज डल, हरी अपने भाई की तरह जो है नीरस है, तो ये सारे पहले वाले के साथ में हम इस तरीके के वर्ड को यूज़ कर रहे हैं।
रूल नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जब दो नाउन या प्रोनाउन नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हो, ये एक अलग ही नियम है, तो वर्ब के बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होता है। जैसे नॉट ओनली द कमांडर बट ऑल्सो द सोल्जर्स वर किल्ड, क्योंकि केवल कमांडर ही नहीं सिपाही भी मारे गए थे। तो सोल्जर तो बहुत सारे हैं, तो उनके अनुसार हमने प्लूरल का यूज़ किया जो कि वर आएगा। बिल्कुल एकदम सिंपल है। रूल नंबर 13 में देखिए क्या है। पुस्तकों, समाचार पत्रों तथा देश के नामों के पश्चात चाहे देखने में हमें प्लूरल ही हो, सिंगुलर वर्ब आता है। ये हमने पिछले में भी अभी देखा एक रूल में। तो देखिए द हिंदुस्तान टाइम्स, उसमें थोड़ा सा अलग था, इसमें हमने अलग नाम दे दिया। तो टाइम्स देखने में प्लूरल है लेकिन इज ए लीडिंग न्यूज़पेपर, एक अच्छा अखबार है। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ ए बिग एयरफोर्स, तो यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका। द अरेबियन नाइट्स इज ए गुड बुक, तो ये किताब का नाम है। नाइट्स ये एक सिंगुलर है, एक ही किताब का नाम है, देखने में लग रहा है हमें प्लूरल। रूल नंबर 14 पे आइए। जब कोई प्लूरल नाउन एक निश्चित माप यानी मेजरमेंट, रकम या फिर अमाउंट या दूरी का सूचक होता है तो उसके साथ वर्ब जो होता है वो एक वचन में आता है। कैसे आएगा? 70 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, तो जो 70 मील की दूरी है वो एक बहुत ज़्यादा दूरी है। तो एक ही दूरी है ना, वो बहुत सारी दूरियां तो है नहीं, तो ही जाएगा। इसी प्रकार 20 रुपीज़ इज़ नॉट ए बिग अमाउंट, तो 20 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, नहीं है थोड़ी बोलेंगे। तो ये आपको कॉमन सेंस यूज़ करके ही लगाना है। तो आप देख सकते हैं कोई नाप है, रकम है या दूरी है, तो आपको सिंगुलर वर्ब भी यूज़ करना है। रूल नंबर 15 देखिए क्या कहता है। देखिए वेजेस, पेन्स और मीन्स के साथ अर्थ के अनुसार वर्ब सिंगुलर या प्लूरल लगाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होगा। देखिए द पेन्स ऑफ लाइफ आर अनबियरेबल, यानी कि जो जीवन के जो भी पीड़ाएँ हैं वो असहनीय हैं। मच पेन्स हैज़ बीन टेकन, तो मच पेन्स माने थोड़े बहुत दर्द लिए जा चुके हैं। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, ठीक है, तो पाप का जो परिणाम है वो मृत्यु है। तो ये इस तरीके से कॉमन सेंस के अनुसार यूज होंगे। द वेजेस ऑफ दीज लेबरस आर वेरी लो, अब यहाँ पे जो है यहाँ पे आगे वेजेस ऑफ सिन यानी पाप की जो कमाई है या परिणाम है, यहाँ पे आगे लेबर्स की जो वेजेस है ना, उनका जो भत्ता या मानदेय है उसकी बात आ गई, तो वो बहुत कम है। तो ये आपको सेंस के अकॉर्डिंग चल रहा है, ये बस एक अलग सेग्रीगेट करके रूल बना दिया गया है। रूल नंबर 16 कह रहा है कि डिस्क्राइब, रिगार्ड, मेंशन, डिफाइन, ट्रीट, रिप्रेजेंट आदि वर्ब के बाद एज का प्रयोग अवश्य होता है। कैसे होगा? देखिए शी रिगार्ड्स मी एज हर गार्जियन, तो वो मुझे ऐसे मानती है जैसे मैं उसका गार्जियन हूँ, तो एज लगाना पड़ेगा। आई ट्रीट हिम एज ए जेंटल, मैं उसे एक साधारण व्यक्ति की तरह ट्रीट करता हूँ। दे रिप्रेजेंटेड द केस एज दे न्यू, वे केस को ऐसे रिप्रेजेंट किए कि जैसे उनको पता हो, तो यहाँ पे एज का यूज़ हमें करना पड़ेगा इन सारे शब्दों के साथ। रूल नंबर 17 क्या कह रहा है? 17 में है डेयर, नीड, मेक, सी, हियर, चूज, थिंक, अपॉइंट आदि वर्ब के बाद टू या एज का प्रयोग नहीं होता है। देखिए यू नीड नॉट गो, बहुत से लोग कहते हैं यू नीड टू गो, यू नीड नॉट टू गो, तो वो एक मॉडल वर्ब हो जाती है। अभी यहाँ पे हमें इसके साथ में टू का या एज का यूज नहीं करना है। आई डेयर नॉट अपोज हिम, मेरी उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं है। आई मेड हिम लव, मैंने उसे हंसाया, तो टू का यूज़ नहीं करेंगे। आई हर्ड हिम क्राई, मैंने उसे चिल्लाते हुए सुना। सी थिंग्स मी ए फूल, वह मुझे मूर्ख समझती है। तो इस तरीके के जो शब्द हैं उनके साथ हमें टू या एज का यूज़ नहीं करना है। रूल नंबर 18 में क्या है? कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ या व्हेन से आरंभ होने वाले क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट तथा प्रिंसिपल क्लॉज में सिंपल फ्यूचर का प्रयोग करना चाहिए। देखिए कंडीशनल मतलब होता है यदि से प्रारंभ होने वाले वाक्य, इफ से यानी कि दो सेंटेंस पे होते हैं। जैसे इफ ही विल कम टू मी आई शैल हेल्प हिम, यदि वो मेरे पास आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। लेकिन ये इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लिखा है जो पहला वाला जो इफ से क्लॉज माने जो सेंटेंस है, इफ से जो वाक्य स्टार्ट होगा वो सिंपल प्रेजेंट में आएगा। देखिए इफ ही कम्स टू मी, तो इफ यहाँ पे लगा तो ये सिंपल प्रेजेंट में आएगा। उसके बाद वाला फ्यूचर में तो आई शैल हेल्प हिम, ये आपका करेक्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना है।
उसी प्रकार जो रूल नंबर 19 है वो कह रहा है इसमें क्या होगा, यदि इफ क्लॉज में होने वाला कार्य असंभव है या वास्तविक है या काल्पनिक होता है तो साधारणतया इफ क्लॉज के वर्ब में बर का प्रयोग करते हैं तथा मेन क्लॉज में वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कैसे होगा वास्तविक असंभव काल्पनिक, जो इफ से स्टार्ट हो, इफ से ये स्टार्ट हो रहा है, इफ आई वर ए बर्ड, यानी कि अगर मैं एक चिड़िया होता तो ये काल्पनिक है, असंभव भी है, वास्तविक भी, ऐसा हो नहीं सकता। मैं आकाश में उड़ जाता या मैं उड़ता तो आई वुड फ्लाई, तो सेकेंड वाला जो क्लॉज होगा उसके बाद वाला क्लॉज होगा उसमें हम वुड का यूज करेंगे। इफ माई हाउस पर नियर स्कूल, यदि मेरा घर है स्कूल के पास होता तो आई वुड ऑलवेज बी इन टाइम, में हमेशा समय पर होता। स्कूल में समय पर जाने की बात कर रहे हैं तो ऐसा तो कहीं हो नहीं सकता कि आप घर को उठा के स्कूल के पास ले जाओगे, तो ये हम केवल एक कल्पना कर रहे हैं जो कि एक असंभव है, तो ये आपको नियम फॉलो करना है। अब रूल नंबर जो 20 है उसकी बात करेंगे। रूल नंबर 20 कह रहा है कि काल्पनिक शर्त के वाक्यों में इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट में तथा प्रिंसिपल क्लॉज में वुड हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा लेकिन ये बहुत सिंपल हो जाएगा। देखिए इफ क्लॉज माने इफ से जो स्टार्ट हो रहा है, इफ ही हैड कम टू मी, यानी कि अगर वो मेरे पास आया होता, है ना, तो काल्पनिक शर्त है, यानी कि ऐसी शर्त रख दी जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं वो शर्त थी नहीं। आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, तो मैंने उसकी मदद की होती, तो इसका मतलब ये निकलेगा। तो इस तरीके के सेंटेंस में तो पहला तो हो गया पास्ट परफेक्ट में, यानी हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, आपको टेंस आने चाहिए। दूसरा में वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ये बस इतना फर्क है ना, बाकी यहाँ पे कॉमा लगता ही है। अभी देखिए रूल नंबर 21 में क्या है, यदि प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो आश्रित उपवाक्य यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज का वर्ब भाव के अनुसार किसी भी टेंस में हो सकता है। जैसे ही सेज दैट चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, ठीक है, तो उसने वह कहता है कि वो बच्चा खेलना चाहता है, बच्चे खेलना चाहते हैं, और चिल्ड्रन के साथ तो लाइक आएगा ही, तो सी सेज, इसमें कोई वो नहीं है। जैसे रवि सेज, रवि कहता है दैट ही वॉज राइटिंग ए लेटर, वह पत्र लिख रहा था, तो यहाँ पे तो ये प्रेजेंट में है, यहाँ पे भी ये प्रेजेंट में है, यहाँ पे देखिए तीसरे वाक्य में ये विल लगा फ्यूचर में है, लेकिन जो उसके आश्रित उपवाक्य है जो उसको पूरा कर रहा है, जो बाद वाली क्लॉज है उसमें हम वर्ब के भाव के अनुसार जो है वो टेंस लगेगा। तो यहाँ पे लाइक टू प्ले फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है, पास्ट टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार मोहन विल से, मोहन कहेगा दैट हिज ब्रदर इज अ लॉयर, कि उसका भाई एक लॉयर है, वकील है, ये मोहन कहेगा, है ना, ये हम कह रहे हैं। तो मोहन फ्यूचर में कहेगा, ऐसा कहेगा, लेकिन यहाँ पे जो वाक्य का टेंस है वो है कि इज माने की है, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे यूज कर ली नहीं हमने, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सिलरी क्यों बोलेंगे, इसको हम लिंकिंग वर्ब बोलेंगे ना। अब देखिए रूल नंबर 22 क्या कह रहा है। 22 कह रहा है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का वर्ब भी पास्ट टेंस में होगा। तो इफ वाले केस में प्रिंसिपल क्लॉज बाद वाला था, पहले क्लॉज को इफ बोल लेते, यहाँ हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज को पहला बोलेंगे और उसके बाद वाले को सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि आश्रित उपवाक्य। तो राम सेड दैट, ये पास्ट टेंस में, राम ने कहा कि ही वॉज लर्निंग हिज लेसन, वो अपना पाठ याद कर रहा था, तो यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में है। शी सेड दैट, उसने कहा कि शी रोट ए लेटर टू हर मदर, उसने अपनी माँ को एक पत्र लिखा, तो ये भी पास्ट टेंस में होगा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, अगर प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब पास्ट में है, ये दोनों पास्ट में है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में ही होगी। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत हेल्पफुल है। देखिए रूल नंबर जो 23 है वो क्या कह रहा है कि यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज कोई सार्वभौम सत्य यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई हैबिचुअल एक्शन यानी कि आदत संबंधी तथ्य बनाए तो वर्ब सिंपल प्रेजेंट में होगा। कैसे होगा, देखिए द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो टीचर ने कहा कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जो कि इसको कि आपको मानना ही है, यानी कि विज्ञान द्वारा ये प्रूफ किया गया है ना। ही सेड दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, तो जो कुत्ते हैं वो अजनबियों पर भौंकते हैं,
तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा ये सिंपल प्रेजेंट में होगा। देखिए सिंपल प्रेजेंट यानी वर्ब के साथ में यस या यस लगेगा अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सब्जेक्ट, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये चाहे आपका भले ही पास्ट में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए रूल नंबर जो 24 है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी आश्रित उपवाक्य ऐसे कंजंक्शन से आरंभ हो जिससे कोई उद्देश्य या पर्पज प्रकट होता हो तो प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होने पर आश्रित उपवाक्य में मे का प्रयोग होता है और प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब पास्ट टेंस में होने पर आश्रित उपवाक्य में माइट का प्रयोग होता है। देखिए कैसे होगा, सिंपल समझेंगे। कंजंक्शन माने होता है संबंध बोधक यानी कि समुच्चय बोधक, है ना, कोई जोड़े वाक्य एक दूसरे को, एंड है, सो दैट है, ये सारे। तो ही वर्क्स हार्ड, तो ये सिंपल प्रेजेंट में है। सो दैट ताकि ही में स्टैंड फर्स्ट, वो फर्स्ट आ सके, तो मे का यूज हुआ क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट में। अगर ये फ्यूचर टेंस में होता, पहला वाला जो वाक्य प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में होता तो फिर ये माइट का यूज होता। तो देखिए ही वर्कड हार्ड सो दैट, उसने कठिन परिश्रम किया ताकि ही माइट गेट गुड मार्क्स, की वह अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। तो मे का जो पास्ट होता है वो माइट होता है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर ये प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो मे का यूज करेंगे, और अगर ये पास्ट में है तो माइट का यूज करेंगे। बस यही इसमें अंतर था। रूल नंबर 25 में देखिए क्या कहेगा। 25 है कि लाई के साथ टेल और ट्रुथ के साथ स्पीक वर्ब का प्रयोग होता है। बहुत ही सिंपल है। डू नॉट टेल ए लाई, टेल के साथ हम कभी स्पीक नहीं लगाते, स्पीक द ट्रुथ कभी ये नहीं कहते टेल द ट्रुथ। तो ये बहुत ही सिंपल है, तो बहुत कोई खास नहीं है लेकिन वैसे बहुत खास भी है, याद रखिए बस। रूल नंबर 26 में क्या है, शैल और विल का प्रयोग देखेंगे। तो देखिए शैल का प्रयोग होता है फर्स्ट पर्सन के साथ केवल फ्यूचर का टाइम दिखाने के लिए। आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं, आई शैल गो देयर टुमारो, वी शैल गो देयर, आई शैल नॉट गो विद यू, वी शैल नॉट गो देयर। तो फ्यूचर टेंस में होता है शैल और विल का प्रयोग। तो शैल का प्रयोग ये हो गया। और शैल का प्रयोग हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ अगर करेंगे तो कब करेंगे, जब हमें आज्ञा देनी हो, कमांड करनी हो, वचन देना हो, प्रॉमिस करना हो, कोई धमकी या थ्रेट देनी हो, या फिर कोई डिटर्मिनेशन में पक्का इरादा हो उसको प्रकट करना है, तब हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल यूज करते हैं। अदरवाइज विल यूज होता है। कैसे करेंगे देखिए, यू शैल हैव टू टेक सम मेडिसिन, ठीक है, तो हमने कमांड दिया ना, तुम्हें कुछ दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। यू शैल गेट ए रिवार्ड फॉर योर ऑनेस्टी, तुम्हें अपनी ईमानदारी के लिए रिवार्ड मिलेगा, तो मैंने प्रॉमिस कर दिया। दे शैल बी पनिश्ड इफ दे स्टील अगेन, अगर वो दोबारा चोरी करेंगे तो सजा मिलेगी, मैंने यहाँ भी धमकी दे दी। दे शैल लीव द रूम, है ना, तो ये दृढ़ निश्चय है कि उन्हें रूम छोड़ना है, वे रूम छोड़ेंगे, है ना, छोड़ना ही पड़ेगा अब तो क्या है। उसी प्रकार सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ बिल का प्रयोग फ्यूचर का टाइम दिखाने के लिए होता है ना। अगर बिल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ हो जाएगा तो फिर विलिंगनेस, वचन, धमकी ये उल्टा हो जाएगा। ये बस इतना आपको समझना है। आई विल डू दिस वर्क, तो यानी कि मेरी इच्छा है, मैं ये काम करूँगा। आई विल ट्राई टू राइट बेटर नेक्स्ट टाइम, तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। वैसे आई के साथ शैल यूज होता है फ्यूचर के टाइम में, लेकिन विल कर रहा है तो ये उसका अपोजिट हो गया, जैसे यहाँ पे किया था ये वाला। वी विल टीच पाकिस्तान ए गुड लेसन इन द नेक्स्ट वॉर, धमकी दे रहे हैं पाकिस्तान को। वी विल फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, तो ये हमारा दृढ़ निश्चय है कि हम जो अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे। अब रूल नंबर जो 27 है, ये हमारा लास्ट रूल भी होगा। यस्टरडे का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है, टुमारो का प्रयोग फ्यूचर टेंस में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यस्टरडे माने बीता हुआ कल होता है, टुमारो माने आने वाला कल। तो जैसे दे वेंट ऑन ए पिकनिक यस्टरडे, कल एक पिकनिक पर गए। ही विल गो ऑन ए पिकनिक टुमारो, वो कल पिकनिक पर जाएंगे। तो आई होप कि आपको वर्ब अच्छे से समझ में आया होगा, और इतने ही रूल जो हमने बनाए ये बहुत ही डेडिकेटेड रूल्स हैं। इनको आप 1 या 2 बार 3 बार जितनी बार में हो सके आप इसको ज़रूर रिवाइज कर लें। सॉरी। तो आप किसी को पढ़ा भी सकते हैं, और आप कभी भी इसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
एक बार अगर आपने पूरा याद कर लिया, अच्छे से समझ लिया, याद तो करना ही नहीं है आपको, केवल समझना है। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक शेयर करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। थैंक यू।